कक्षा 6 की एक छात्रा जिनके हाथ में एक कविता की बुक होती है और उसमें से वो कविता पढ़ रही थी। कविता थी, जंगल में है चहल पहल, तितली की है शोर। और तभी कुछ पत्रकार जो उस बच्ची के पास बैठ करके उनके कविता को सुन रहे थे, तभी वो लड़की रोते हुए उस पत्रकार से बोलते हैं कि अंकल, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन वो डॉक्टर अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे पेट में कोई पत्थर है, जब ठीक हो जाएगा, ये पत्थर जब बाहर निकल जाएंगे तो फिर से तुम स्कूल जाने लगना। अब पत्रकार भी जब इस लड़की के बात सुनते हैं, वहां पे जो कुछ खड़े लोग थे, वो लोग भी जब इस लड़की के बात को जैसे सुनते हैं, सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। आखिर उस लड़की की इस दर्द भरी दास्तां को सुन करके सभी फूट फूट करके रोने लगते कि आखिर ये 11 साल की लड़की की गुनाह क्या थी जो इतनी बड़ी भागीदारी बन गई। तो बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की तरफ। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद, और इसी गाजियाबाद जिला के अंतर्गत एक जगह पड़ता है खोड़ा। इसी के अंतर्गत एक परिवार रहता है, जिस परिवार में कुल 3 सदस्य, एक माता, एक पिता और एक 11 साल की लड़की जो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। लड़की अपने स्कूल से घर आती है। घर आने के बाद शाम को उनके माता पिता घर आते हैं। घर आने के बाद वो लड़की अपने माँ से बोलते हैं कि माँ देखो ना, मेरा पेट में दर्द हो रहा है और मुझे पता नहीं ये दर्द धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ही हो रहा। अब उनकी माँ जैसे वो अपनी बेटी की बात को सुनती है, सुनने के बाद घर में रखे हुए कुछ मेडिसिन जो उस बच्ची को देती है और बोलती है, बेटी तुम ये मेडिसिन खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब बेटी भी माँ के दिए हुए मेडिसिन को खाते हैं। खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर रात होते हैं। रात में फिर माँ उस बच्ची से पूछते हैं, बेटी आखिर तुम्हारी तबीयत कैसी है। फिर वो बेटी बोलती है कि माँ तबीयत तो खराब ही, अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हालांकि मेरे पेट में दर्द हो ही रहा। माँ बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, एक टेबलेट और खा लो, सुबह तक में तुम्हारा तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर वो बच्ची रात में भी वही टेबलेट खाती है, पेट दर्द का जो टेबलेट होता है वो टेबलेट खाती है। और खाने के बाद सारे परिवार रात में तो चैन से सो जाते हैं, लेकिन फिर जब सुबह होते हैं तो बच्ची के पेट में काफ़ी ज़्यादा ही दर्द होने लगती है। आखिर बेटी को हुआ क्या? फिर उनके माँ सोचते हैं क्यों ना एक बार बगल के डॉक्टर से इनको दिखा दिया जाए। फिर पिता भी अपना काम छोड़ करके और माँ भी अपना काम छोड़ करके स्थानीय हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उस कक्षा 6 की पढ़ने वाली लड़की को उसमें एडमिट कराते हैं। एडमिट होने के बाद सबसे पहले तो डॉक्टर साहब उस लड़की का जांच पड़ताल करते हैं, आखिर बच्ची के पेट में दर्द क्यों हो रही है। जैसे ही जांच पड़ताल शुरू होता है, उसकी जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में डॉक्टर को जो पता चलता है, डॉक्टर देख करके वो हैरान था। आखिर कक्षा 6 की पढ़ने वाली लड़की ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने तुरंत ही स्थानीय पुलिस वाले को फ़ोन करते हैं और फिर पुलिस थाना भी उस जगह पे पहुंचता है। तब तक में डॉक्टर जो होता है उनके माता पिता को अपने चैम्बर में बुलाता है, और चैम्बर में बुलाने के बाद जैसे वो चैम्बर में पहुंचते तब तक स्थानीय पुलिस जो होता है वो भी उस जगह पे पहुंच चुका होता है। जैसे ही पुलिस वाले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, अब उसी चैम्बर में उनके माता पिता भी और उसी चैम्बर में पुलिस वाले भी। फिर डॉक्टर साहब बोलती हैं कि आपकी बेटी जो है वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। अब माता पिता जैसे ही ये बात को सुनते हैं तो सबसे पहले तो उनके कान पे भरोसा नहीं हो रहा था। आखिर जो मैं सुन रहा हूँ, क्या ये बात सच भी है या झूठ भी है। वो बोलते हैं कि साहब, आप लगता है जो कोई गलत रिपोर्ट देख लेंगे, मेरी बेटी तो हमेशा घर में ही रहती है और मुझे पता है जो मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो आप ये रिपोर्ट मुझे बता रहा। डॉक्टर काफ़ी समझाने का कोशिश करते हैं, उनको रिपोर्ट दिखाते हैं। अब पुलिस वाले भी उसी जगह पे थे तो पुलिस वाले भी पूछने लगते हैं आखिर चीज़ों में सच्चाई क्या है। तभी पुलिस की कुछ टीम उस लड़की के पास पहुंचते हैं। लड़की के पास पहुंचने के बाद लड़की से भी पूछा जाता, लेकिन लड़की भी कुछ बताने के लिए राजी नहीं था। फिर डॉक्टर उनके माता पिता को बताते हैं कि ये जो सच है, ये सच को कबूल करना ही पड़ेगा, तुम्हारी बेटी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। आखिर इनके पिता कौन है, इसके बारे में जानकारी लगाना पुलिस का काम या तो आपका काम है। अब जैसे ही माता पिता ये बात को सुनते हैं तो पुलिस वाले से गुहार लगाते हैं कि साहब, हम और मेरी पत्नी तो अक्सर अपने कामों के पीछे ड्यूटी पे ही रहते हैं, मेरी बेटी घर में अकेली रहती है, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है नहीं हुआ, आप देख लीजिए। मुझे तो किसी पे शक भी नहीं है, ना ही मैं किसी के बारे में जानता हूँ। अगर आप थोड़ा इस केसों में अपना कदम रखेंगे, अगर जांच पड़ताल करेंगे तो शायद कहीं खुलासा हो सकता है इस घटना को अंजाम देने वाला लोग कौन है। अब पुलिस वाले उस लड़की के पास पहुँचते हैं, माता पिता भी उस लड़की के पास पहुंचते हैं और लड़की से पूछने का कोशिश करता, लेकिन लड़की कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होता। लड़की को डर लग रहा था कि कहीं अगर मैं सारी सच्चाई को बता दूं तो कहीं मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कोई गलत बात ना हो जाए।
लेकिन पुलिस की टीम काफ़ी मशक्क़त करती है, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटी तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे साथ ये गलत काम करने वाले लोग कौन है। लेकिन लड़की कुछ भी नहीं बताती है। फिर पुलिस कुछ मनोचिकित्सक को बुलाते हैं और फिर वो चिकित्सक भी वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद लड़की से धीरे धीरे रिलेशन बनाते हैं और फिर उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं और पुचकार के पूछते हैं कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ ये गलत हरकत करने वाले लोग कौन थे, तुम उनका नाम बताओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ना ही तुम्हारे साथ कुछ होगा और ना ही तुम्हारे परिवार वाले के साथ कुछ होगा। जैसे ही ये लड़की ये बातों को सुनती है तो फूट फूट करके रोने लगती है और फिर वो सारी सच्चाई वो मनोचिकित्सक को बताते हैं। दरअसल ये मामला का शुरुआत होता है 15 जनवरी 2022 से, जिस फ्लैट में वो माता पिता अपने बच्ची के साथ रह रहे थे। उसी फ्लैट के तीसरे मंजिल पे दो भाई भी रह रहे थे, जिसमें एक का नाम प्रदीप और दूसरा का नाम कल्लू होता। प्रदीप और कल्लू भी वही फ्लैट में तीसरे मंजिल पे दोनों एक साथ रह रहे थे और नीचे वाले फ्लैट में यही माता पिता और वो 11 साल की बच्ची जो कक्षा 6 में पढ़ रही थी। अब परिवार के साथ ये भी रह रहे थे, अब परिवार के साथ ये सब भी रह रहे थे। अब ये लड़की के जो माता पिता होते हैं वो किसी जगह पे जॉब करते हैं, दोनों की ड्यूटी होती, दोनों घर से सवेरे ही घर से काम पे निकलते, फिर शाम को ही घर पे आते हैं। अक्सर वो अपना बेटी को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद स्कूल की बस आती, बेटी को लेकर के स्कूल जाते और फिर स्कूल की बस बेटी को शाम को छोड़ने के लिए घर पे आती। माता पिता अक्सर अपना काम पे बाहर ही रहते हैं, शाम को वो घर आते हैं और घर आने के बाद फिर जो घर की प्रक्रिया होता वही होता। रोज की रूटीन वही था, ऑफिस जाना और बेटी का स्कूल जाना और परिवार के कोई अन्य लोग जो उस जगह पे नहीं रह रहे थे। एक दिन वो बच्ची स्कूल से पढ़ के आई थी कि तभी प्रदीप जो होता है नीचे से अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था। जिस फ्लैट में वो बच्ची रह रही थी उस फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। प्रदीप को पहले भी उस परिवार वाले से बात होते रहता था, उसको अंकल और उसकी पत्नी को आंटी बोला करते थे और वो लड़की जो था उनको बहन बोलते थे। उस समय प्रदीप जैसे ही अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था तभी उनका नज़र पड़ता है कि वो 11 साल की लड़की जो है वो बाथरूम से अपने रूम की तरफ उस अवस्था में जा रहा था जिस अवस्था में एक लड़का को एक लड़की को देखना नहीं चाहिए होता। जैसे ही प्रदीप का अब नज़र पड़ता है तो प्रदीप का मन बहकने लगता है। प्रदीप तो सीधे सबसे पहले अपने फ्लैट में जाते हैं और फिर फ्लैट से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो उसी लड़की का गेट ढकढकाते हैं। तब तक में लड़की गेट लगा ली थी। अब गेट ढकढकाने के बाद वो लड़की गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद बोलती है कि भैया क्या काम है, मम्मी पापा तो घर पे हैं नहीं, शाम में घर आएंगे, आपको तो पता ही है, कोई काम होगा तो आप शाम में आके कर लीजिए। वो बोलते हैं कि दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना। फिर वो लड़की दरवाज़ा खोलते हैं, प्रदीप अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वो उस लड़की के शरीर पे अलग अलग जगहों पे हाथ रखने लगता है, गलत गलत तरीक़ों से लड़की को छूने का कोशिश करता है। लड़की काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है, उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तभी प्रदीप जो होता है वो उसी फ्लैट के किचन पहुंचते हैं और किचन में जाने के बाद एक चाकू लेते हैं और फिर वो चाकू लेकर के उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा और फिर तुम्हारे परिवार को भी इस दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। अब लड़की जैसे ये बात को सुनती है, डरी सी सहमी सी लड़की 15 जनवरी 2022 को पहली बार प्रदीप उस लड़की के साथ अपना मुंह को काला करता, उसके साथ बलात्कार होता। जैसे ही प्रदीप अपना मुंह काला करके वहां से निकल रहा था तभी वो लड़की रो रही थी, दर्द से कहरा रहे थे। तभी प्रदीप अपने पर्स से 100 रुपया निकालते हैं। निकालने के बाद उस लड़की के हाथ में देते हैं और देते हुए बोलते हैं कि ये पैसा लेकर के तुम मार्केट चले जाओ, मेडिकल से तुम दर्द की दवाई ले लेना और जो पैसा बचेंगे उस पैसे से तुम टॉफ़ी खरीद लेना, शायद ठीक हो जाएगा। अब लड़की उस पैसा को ले लेती है और फिर वो मार्केट जाती है, टॉफ़ी खरीद के लाती है और फर्स्ट बार वो लड़की को वही टॉफ़ी जो इतनी बड़ी घटना तक लेके जाता। प्रदीप वहां से अपना रूम जाते हैं। रूम जाने के बाद वो घटनाक्रम का पूरा जानकारी अपने भाई कल्लू को दे देता। अब जैसे ही कल्लू को इस चीज़ों के बारे में जानकारी होता, अब कल्लू भी प्रदीप के जैसे ही हरकत करने लगता। कल्लू भी उस लड़की के रूम पहुंचते और रूम पहुंचने के बाद जो घटनाक्रम का अंजाम प्रदीप ने दिया था वही घटनाक्रम का अंजाम कल्लू भी देता। वो भी उस लड़की के साथ मुंह को काला करता और वो भी कुछ पैसा उस लड़की के हाथ में दे देता। इसके बाद मानो ये सिलसिला चलते रहता है। अब ये दोनों भाई में मानो कंपटीशन चल रहा है, कभी दोनों भाई एक साथ उस लड़की के साथ अपना मुंह काला करता या कभी अलग अलग दोनों भाई उसके साथ मुंह काला करता। ये सिलसिला लगभग 7 से 8 महीना चलते रहता। जब भी ये दोनों भाई उस लड़की के साथ अपना मुंह को काला करता तब उसको मुंह चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ पैसे दिए करते थे। अब वो लड़की के पास जो भी पैसे आते वो लड़की ट्रॉफी खरीदते, कुछ नए नए चीज़ खरीदते और वो चीज़ों को लेकर के स्कूल जाते।
तो उसके जो सहेली होता है उसमें भी जलनशीलता होता है, आखिर इस लड़की के पास इतना चीज़ें कहाँ से आ रही। कोई लड़की तो उनसे जलन की भावना में उनको बजाना भी नहीं चाह रहा था। धीरे धीरे उस लड़की के शरीर में भी परिवर्तन आने लगता है, लेकिन परिवार वाले को लड़की के शरीर को देख करके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर मेरी बिटिया के शरीर में इतने परिवर्तन क्यों रहे। तभी समय आता है 5 सितंबर 2022 के दिन, जिस दिन ये पूरा मामला का खुलासा होता। अब जैसे ही पुलिस वाले ये पूरा घटनाक्रम के बारे में जानते हैं, फिर पुलिस वाले उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर दोनों भाई को गिरफ्तार करते हैं। फिर पुलिस हिरासत में लेके उस दोनों भाई से भी पूछा जाता। दोनों भाई भी अपना जुर्म को कबूल करता। फिर पुलिस वाले उनको जेल भेजते हैं। तभी लड़की के माता पिता डॉक्टर से बात करते हैं कि साहब इस लड़की का गर्भपात करा दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्ची की अभी शादी नहीं हुई है और लोग भी जानेंगे तो क्या बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर का जवाब आता है कि एक तो कोर्ट इजाज़त नहीं देते, और ये लड़की का अगर गर्भपात कराया भी जाए तो शायद इस लड़की की जान को खतरा है। अब परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हमारी एक जो बेटी है इसके जान पे कोई खतरा है। अब डॉक्टर उनको बोलते हैं कि इसके घर पे ही देखभाल किया जाए, धीरे धीरे सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। अगर समय पूरेंगे तो फिर ये बच्चे को जन्म भी देंगे और उसमें जो मेरा भूमिका होगा मैं वो निभाऊंगा भी। अब डॉक्टर की बात सुनकर के माता पिता अपनी बिटिया को लेकर के घर पहुंचते हैं। अब बिटिया के पेट में अक्सर जब दर्द हुआ करता तो बिटिया पूछा करता जो माँ मेरे साथ क्या हुआ। तो माँ अक्सर उसको बताती थी, उसको समझाती थी कि बिटिया तुम्हारी पेट में एक जो है पत्थर है जिसको पथरी बोलते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जिस कारण से तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। ये 1 से 1.5 महीना के अंदर बिटिया खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएंगे। और वो समझाते हैं कि तुम्हारे जो धीरे धीरे पेट बड़े हो रहे हैं और कोई कारण नहीं, तुम्हारे पेट में जो पत्थर जो बड़े हो रहे हैं वही पत्थर के कारण से तुम्हारे पेट भी बड़े हो रहे हैं। अब बिटिया को कोई पता नहीं था जब मैं माँ बनने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर 1 महीना के बाद अक्टूबर 2022 में वो बिटिया के पेट में अचानक से काफ़ी तेज से दर्द होता, और दर्द होने के बाद फिर वो बिटिया अपनी माँ से बताती है कि माँ मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। अब जैसे ही माँ इस बात को सुनती है, माँ बोलती है कि बेटी क्यों ना आज इस पत्थर को ख़त्म ही कर दिया जाए, आज ये पत्थर तुम्हारे पेट से निकाल दिया जाएगा, आज के बाद तुम्हारे पेट में कभी भी फिर दर्द नहीं होगा। बिटिया को लेके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फिर वो बिटिया उस हॉस्पिटल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देते हैं। अब जब फिर बच्चा जन्म लेते हैं तो बच्चा को रखने की बारी आता है, आखिर इस बच्चा को रखेंगे कौन। माता पिता साफ तौर पे से इनकार कर देता है कि मैं इस बच्चा को रख नहीं सकता, कल के डेट में मेरे परिवार वाले और मेरी बिटिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि इस पूरा घटनाक्रम में मैंने आपको बच्चा का भी नाम नहीं बताया, क्योंकि बच्चा की अभी शादी नहीं हुई है, शायद उनके जीवन पे कोई दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, जिस कारण से मैंने उसका नाम बताना उचित नहीं समझा और ना ही उनके परिवार वाले का नाम बताना उचित समझा। फिर जब बिटिया को रखने के लिए कोई राजी नहीं होता, अभी यूपी के CWC के टीम जो बच्चे की देखरेख की संस्थान होते हैं वो सब उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। तभी पुलिस वाले भी सोचते हैं कि क्यों ना एक बार इन बच्चा का DNA टेस्ट भी करा लिया जाए कि आखिर ये बच्चा दोनों भाई में से किसका है या नहीं भी है। फिर उस बच्चे का DNA टेस्ट होता है तो वो बच्चे बड़े भाई प्रदीप का निकलता है। अब फिर 105 दिनों के बाद 2023 में ये दोनों भाई को कोर्ट सजा सुनाते हैं। दोनों भाई को आजीवन कारावास का सजा होता है और फिर 50-50 हज़ार रुपया का जुर्माना भी लगता है। हालांकि ये दोनों भाई अभी जेल में हैं, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की अगर घटनाक्रम हो तो शायद सजा थोड़ा जल्दी मिल जाए तो अच्छा ही रहता, लेकिन ये घटनाक्रम यही खत्म होता। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर सुनने को मिलता तो वाकई में दिल को झकझोर के रख देता। हालांकि आज की घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप अगर घर से बाहर, अगर आप पति और पत्नी घर से बाहर रहते हैं तो आप अपने बच्चे पर निगरानी जरूर रखें। कम से कम बच्चे की देखरेख करें। आखिर बच्चे किन लोगों के संगत में है, बच्चे की रहन सहन क्या है, बच्चे की चाल चलन कैसी है, बच्चे की दोस्त कैसे हैं, उस चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दीजिए। आखिर बच्चे की स्कूल बैग भी चेक कीजिए, आखिर स्कूल बैग में बच्चे की क्या क्या सामान है। आखिर वो माता पिता अगर अपने बच्चे पे निगरानी करते हैं, वो अपने बच्चे को बैठा करके पूछते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, स्कूल में उनके साथ क्या हो रहा है, उनका दोस्त कैसा है, उनका दोस्त का व्यवहार कैसा है, बच्ची जो स्कूल जा रही है तो स्कूल बैग में क्या है, अगर उसके बैग को भी चेक किया करते हैं तो शायद ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटता। हालांकि आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। लेकिन तब तक आप कहानी का राय कमेंट में जरूर बताइएगा। आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।